गुड इवनिंग। पीएससी में आपका स्वागत है। मैं प्रकाशदीप। आज डिप्लोमा स्पेशल 2026 बैच के लिए लाए हैं केमिस्ट्री के एमसीक्यूज। हम इसको कुछ समय में कंप्लीट करेंगे, तो चलिए विलंब ना करें, इसको शुरू करते हैं। केमिस्ट्री के जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न है हमारा कि क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं विज्ञान कहा जाता है। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इसका उत्तर है मिस्र अरब देश। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मिस्र रहता तो मिस्र। किस देश की उत्पत्ति कीमिया से हुई जिसका प्राचीन नाम है? तो इस तरह की चीज है कि ऐसे कह सकते हैं कि कीमिया कहा किस जगह का शब्द का नाम है? कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी, वो है मिस्र का देन है ना। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो इसको नाम है ए लेवोसिए, है ना, जिनका लेवाइजियर का नाम करके आता है। ये हमारा चौथा प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित है उनका अध्ययन किया जाता है रसायन शास्त्र की शाखा भौतिक रसायन में। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। निम्न में से रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखा कौन है? तो कार्बनिक रसायन, है ना। आगे बढ़ते हैं सातवें नंबर कि चेचक के टीके का आविष्कारक कौन है? तो चेचक के टीके के आविष्कारक एडवर्ड जेनर है ना। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न कि निम्न में से जीवाणु नाशक है। जीवाणु नाशक का अर्थ जो जीवाणु को मारता है, तो आपका क्लोरोबेंजीन और साथ ही साथ डिटॉल दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, ए और बी दोनों, है ना। प्रश्न 9 की तरफ बढ़ते हैं कि पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाता है। क्लोरीन नहीं बचाता है, डीडीटी नहीं बचाता है, क्लोरोफॉर्म नहीं बचाता है, ईथर नहीं बचाता है। तो क्लोरीन का प्रयोग अलग होता है, क्लोरोफॉर्म जिसको आप बेहोश करने में ईथर का प्रयोग किया जाता है उसका। तो कौन ऑप्शन बच गया? बी, डीडीटी। 10th नंबर का क्वेश्चन है जो कहता है कि बीएचसी का पूरा नाम क्या है? बीएचसी मतलब क्या होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। 11 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ के संगठन से निर्मित होते हैं? रासायनिक पदार्थ के संगठन मैंने एक से ज्यादा पदार्थों के, तो यूरिया भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है और डिटॉल भी होता है। तो हमारा इन तीनों का प्रश्न मिला करके ए और बी और सी, इनमें से सभी ये ऑप्शन सही हुआ। कौन सी धातु कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है? द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ नहीं है। तो कोयला पदार्थ होती है, लकड़ी पदार्थ होती है, कांच पदार्थ होती है, तो प्रकाश पदार्थ नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर कि प्रकृति में जल किस अवस्था में मिलता है? तो सामान्य रूप से प्रकृति में जल तीनों अवस्था में मिलते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अगर सीधा बोला कि द्रव के रूप में मिले तो ज्यादा ऑप्शन सही होता है द्रव। लेकिन जो जल होती है H2O जो होती है वो तीनों अवस्था में होती है। 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ के संगठन में से निर्मित होते हैं? तो ध्यान से देखिए, यूरिया NH2CO NH2, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और डिटॉल इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन तीनों में केमिकल से ही तैयार होते हैं। तो आगे ऑप्शन नंबर डी, है। ये 15 नंबर प्रश्न है कि जिन वस्तुओं का आयतन निश्चित होता है परंतु उनका आकार अनिश्चित होता है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, ये होता है उसका आयतन और ये है उसका आकार। आयतन और आकार, यह है सॉलिड, यह है लिक्विड और यह है गैस। सॉलिड में आयतन भी फिक्स होता है और आकार भी फिक्स होता है। लिक्विड में इसका आयतन तो फिक्स होता है, लेकिन बाल्टी में डालिएगा तो बाल्टी जैसा बन जाएगा, लोटा में लोटा, कटोरा में कटोरा। गैस में ये दोनों नहीं होता है, ना उसका आयतन फिक्स है ना उसका आकार फिक्स है। अब आप देख सकते हैं क्या कर रहा है, आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित, यानी कि लिक्विड, ऑप्शन नंबर द्रव। आयतन तो निश्चित है परंतु इसका आकार निश्चित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर, गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका गैस अभी जस्ट बताए थे पिछले, देखिए दोनों ही, ना उसका आयतन ना ही उसका आकार निश्चित होता है, ये ध्यान देने। तो देखेंगे कौन ऑप्शन सही है। आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित ऑप्शन ढूंढते हैं, अनिश्चित अनिश्चित निश्चित अनिश्चित अनिश्चित नहीं है, ये आयतन और आकार अनिश्चित होते हैं गैस के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 17 कहता है कि एम ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा। अच्छा, आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि किसी पदार्थ में निहित ऊर्जा होती है E=mc² का। तो उसमें अर्क लगा दीजिए और ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए। प्रश्न अगला जो है आइंस्टीन, सेम प्रश्न है कि E=mc², उसका सापेक्षता का सिद्धांत भी इसी ने दिया था, आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। ऊर्ध्वपातज ऐसे चीजें जो सॉलिड में हो और डायरेक्ट क्या कन्वर्ट हो जाए,
तो गैस में, है ना, सॉलिडिफिकेशन से डायरेक्ट गैस में पता चला जाए। तो सॉलिड टू डायरेक्ट किस में, गैस में, है ना, वही ऊर्ध्वपातज है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सल्फर नहीं, नौसादर और बर्फ कोयला, तो नौसादर हमारा ऑप्शन आ गया ये। अगला प्रश्न, विश्व प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि पानी एक जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका 100 है, लेकिन जब उसको कुकर में डाला जाता है तो कुकर में चूंकि प्रेशर लगता है, प्रेशर लगने से उसका जो 100 नंबर पर जो बॉयल होता है वो बढ़ करके 100 से एबव चला जाता है, यानी उसका क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। तो खोजेंगे कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि बिना गर्म किए गए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं को धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? बिना गर्म किए किसी ताप पर द्रव की सतह से अणुओं का धीरे धीरे, तो ये प्रश्न कहलाता है वाष्पन, है ना, वाष्पन। वाष्पन हर एक तापमान पे होता है। प्रश्न आया था कि वाष्पन होती है ना, 100 डिग्री पे, 200 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, -13 डिग्री पे, तो हर एक तापमान पर वाष्पन होती है। कह रहा है ऊर्ध्वपात में सर्वप्रथम क्रिया होती है। कह रहा है कि गर्मी पाकर अणुओं की गति ऊर्जा में अधिक वृद्धि। बी ऑप्शन है, अणुओं के बीच आकर्षण बल। ठोस का द्रव में अल्पकाल के लिए परिवर्तन, अणुओं का स्वतंत्र हो जाना। नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसमें गर्मी पाकर अणुओं की गति ऊर्जा में वृद्धि होती है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो गया, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, जल में घुलनशील अशुद्धियां क्या करती है? क्वथनांक को बढ़ा देती है, घटा देती है, हिमा को। तो कुछ भी चीज मिलाने से क्वथनांक बढ़ जाती है ना। जैसे हम घर में चाय बनाते होंगे, वो दूध में बनती है, क्वथनांक को बढ़ा देती है। नौसादर और नमक को पृथक करने की विधियां क्या है? तो नौसादर उड़ जाती है, उसको ऊर्ध्वपात कर देते हैं, तो ऊर्ध्वपातन का ऑप्शन एक ही है हमारे पास, ऊर्ध्वपातन द्वारा। अगला प्रश्न 25, ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के अणुओं से कम होती है कि ज्यादा होती है? गतिज ऊर्जा हमने बताया था कि गतिज ऊर्जा किस में ज्यादा होती है? गैस में, है ना। तो यहाँ पूछ रहे ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के अणुओं से अधिक नहीं, गैस के अणुओं से बराबर नहीं, द्रव के अणुओं से अधिक नहीं, द्रव के अणुओं से कम, है ना। इससे उसमें गतिज ऊर्जा कम होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अंतराणुक बल अधिक होता है। हमने जस्ट बताया था सॉलिड, लिक्विड और गैस। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस गैस में अधिक होता है, लिक्विड में कम होता है और सबसे कम सॉलिड में होता है। तो अंतराणुक बल उसका उल्टा होता है, इंटरमोलिक्यूलर, है ना, फोर्स IMF किसका होता है? सॉलिड में ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, गैस में सबसे कम होता है। तो क्या प्रश्न बोला? बल अधिक होता है, तो किसमें? सॉलिड में, यानी कि A फॉर एप्पल हमारा आंसर सही है। 27 नंबर कह रहा है कि किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसको अणुओं की गतिज ऊर्जा में, हमने थ्योरी क्लास में बताया है कि जब हम किसी पदार्थ का ताप में बढ़ाते हैं तो उसके अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि होती है ना। अंतराणुक बल नगण्य होता है गैसों में, जैसे अभी जिक्र किए कि अंतराणुक बल दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले बल को अंतराणुक बल कहते हैं, जबकि सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, गैस में सबसे कम। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा। ठोस अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें कण एक दूसरे से बहुत कम सटे हुए रहते हैं, बहुत नजदीक सटे हुए रहते हैं, जबकि गैस में गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, सॉलिड में कम होती है। तो लिख रहा है कि सॉलिड अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है तो गैस के अणुओं से अधिक, तो ऐसा नहीं हो सकता है। द्रव के अणुओं से अधिक नहीं हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता, द्रव के अणुओं से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर प्रश्न का आंसर है कि जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो एक चीज याद रखिएगा कि अणुओं की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात कर रही है, तो हमने कुछ यहाँ पे नोट्स डाल दिए कि बर्फ के पिघलने के दौरान ताप क्या होता है? स्थिर रहता है, इसलिए गतिज ऊर्जा में क्या होती है? कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, याद रखिएगा। और इससे साथ साथ हमने एक और चीज डाल दिया इसमें कि लेकिन अणुओं के बीच दूरी बढ़ती है, इसके लिए चलते स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है ना। जब अणुओं की स्थिति बर्फ पिघलेगा तो गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि हमने बताया है कि अगर कोई चीज सॉलिड है, लिक्विड हो रही है, तो हमने यहाँ बताया था कि कोई चीज मतलब आइस के रूप में कोल्ड है, चाहे आइस ही मान के चलिए, उसको लिक्विड में कर रहे हैं कन्वर्ट वाटर में, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ उसका जो मतलब स्टेज है, अवस्था है, वो परिवर्तन हो रही है ना, याद रखिएगा। अंतराणुक स्थान अधिक होगा गैस में, डायरेक्ट इसका आंसर है अंतराणुक गैप, इंटरमोलिक्यूलर गैप गैस में अधिक होता है। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा, प्रश्न लगता है रिपीटेड है, आगे बढ़ते हैं। गर्म करने पर नौसादर, देखिए
जब हम नौसादर किसे कहते हैं, इसका नाम है NH4Cl, है ना, ये साल्ट अमोनिया विघटित हो जाता है, तो हमने एक रिएक्शन दे दिया है कि NH3 और HCl में टूट जाता है, यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं NH3 और HCl का ऑप्शन नंबर ए है, हमारा लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चौथी समस्या, निम्न में से कौन सा उफुल है ना, इफोसोलेरेंट, तो कौन है उस फुल किसे कहते हैं? ये पदार्थ वे होते हैं जो हवा में रखने पर अपने अस्थिफिक जल, है ना, का कुछ भाग खो देते हैं, मतलब उसमें अपने से जल का कुछ भाग खो देगा, रख दीजिए प्रकृति में से हवा में रखने, तो अस्थिफिक जल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको कहते हैं, वो खो देगा। तो यहाँ पे क्या है कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 2H2O हवा में रखने पर जल छोड़ देता है, इसलिए ज्यादा MCQ है, तो टाइम ना समझाएंगे, बेसिक आपका जो क्लास है उसमें समझा दिया जाएगा। आंसर हो गया आपका Na2CO3 और 2H2O। आगे बढ़ते हैं, भूपर्पट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु अगर बोलता है तो आपका A फॉर एल्यूमिनियम, क्योंकि भूपर्पट्टी सियाल होता है नाम, सियाल। अगर पूछता तत्व तो सिलिका, और अगर पूरा तत्व पूछा तो ऑक्सीजन, और ऐसे धातु पूछा तो एल्यूमिनियम। निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है? यौगिक जिसके सूत्र होते हैं, शहद के सूत्र नहीं होता है, दूध का सूत्र नहीं होता है, शहद का सूत्र रहता है पानी एवं साबुन, यौगिकों को साबुन का सूत्र होता है। तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है? शहद का सूत्र नहीं होता, दूध का सूत्र नहीं होता, शहद एवं पानी का सूत्र नहीं होता है, पानी एवं साबुन का भी सूत्र पूरे स्तर पर नहीं होता है, इसलिए इस प्रश्न को ज्यादा नहीं, पानी का सूत्र होता है, इसलिए सही है पानी। निम्न में से कौन सा तत्व है? तत्व का मतलब होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। सिलिका का होता है SiO2, सिलिका ऑक्साइड होता है, कांच नहीं होगा। मैग्नीशियम का फॉर्मूला था Mg, ये हो गया तत्व। कौन सा मिश्रण है? देखिए टूथपेस्ट बड़े चीजों का मिश्रण है, संगमरमर, लोहा सूत्र होता है, ये मिश्रण नहीं है संगमरमर, इसका कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला होता है, दूध मिश्रण है, सोना मिश्रण नहीं है, यह स्याही मिश्रण है, चीनी का सूत्र होता है, इसलिए वायु का मिश्रण है, जल एक प्रकार का सूत्र होता है। तो आप इससे पकड़ सकते हैं कि कौन मिश्रण है। लोहा मिश्रण नहीं है तो मिश्रण ही कट गया, इसमें सोना है तो सोना कट गया क्योंकि मिश्रण है, तो ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। टूथपेस्ट, दूध, स्याही, वायु, टूथपेस्ट, दूध, जल का सूत्र होता है, तो भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न की ओर। 39, धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है कि जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखी जाए, जब दूध के बर्तन को बर्फ से सिल्ली पर रखा जाए, या जब बर्तन को चारों, तो ऑप्शन ऐसे दिख रहा है चारों तरफ रखेंगे तो बर्फ सारे उष्मा को सोख लेगी और सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा होगा। निम्न में से कौन सा तत्व है? इससे प्रश्न है मैग्नीशियम। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जिसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भोजन का पचना रासायनिक है, थक्का जमना रासायनिक है, मोम का जलना रासायनिक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। 42, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो देखिए दही का बनना क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन है, कट गया ऑप्शन। केले का पक गया तो वापस नहीं होगा, रासायनिक परिवर्तन है। फोटो फ्रेम में जल गया, रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी। 43, इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जो चीजें वापस आ सकती हैं। लोहे का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है, और लोहे का छड़ का मोड़ दी तो उसको सीधा कर सकते हैं ना, तो यहाँ ए और सी ऑप्शन नंबर सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? सेम प्रश्न लगता है कि आ गया है। मैग्नीशियम को हवा में जलाना, किसी चीज को जलता है, कोई भी चीज जल रही है तो क्या होगा? एक प्रकार का वो रासायनिक परिवर्तन ही होगा। 46 नंबर, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी भौतिक परिवर्तन ढूंढ लीजिए। कोयले का जलना रासायनिक है, दूध का सड़ना रासायनिक है, वाष्प का बनना जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है, यानी सूत्र से होता है, तो ये क्या है? वाष्प का बनना। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ये प्रश्न हो चुकी है। क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्रिस्टल के रूप में है, तो क्रिस्टल के रूप में देख सकते हैं, कांच क्रिस्टल के रूप में नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, शक्कर, रबर, हाँ तो शक्कर हमारा आंसर हो गया, यानी कि डी फॉर देवसेना। जिस ताप पर द्रव का वाष्पन वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं गलनांक। हमारा अगला क्वेश्चन लगता है कि यहाँ पे हो गया हमारा द एंड। 50 का क्वेश्चन का टारगेट था, 49 क्वेश्चन है, 1-2 मिल जा रहे हैं क्वेश्चन। हर दिन एक प्रश्न का एक सीरीज लेकर आएंगे, 50-60 क्वेश्चन रहेंगे हर एक अलग अलग सब्जेक्ट से।
तब तक के लिए आपको हम कहते हैं इसको वीडियो को देखें और शेयर करें, ठीक ना। और इंतजार करें अगले वीडियो का। एक रहेगा थ्योरी का वीडियो, एक रहेगा MCQ का वीडियो। धन्यवाद। तैयारी आपका 2026 का अच्छा से करें। थैंक यू।